डिकोड को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये दिखाएंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच ये युद्ध विराम अब बहुत जल्द टूटने वाला है और अमेरिका अब एक बार फिर से ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। वर्ष 2003 में इराक युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय पश्चिम एशिया में तैनात हैं और अमेरिका ने अब तक ईरान के आसपास कभी भी अपनी सेना इतनी बड़ी संख्या में तैनात नहीं की थी। बड़ी खबर यह है कि इस बार अमेरिकी सेना हॉर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमले की तैयारी कर रही है। यानी हो सकता है कि इस बार यह युद्ध हॉर्मुज को लेकर हो। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इतना बौखला गया था कि वो भारत की राजधानी दिल्ली को निशाना बनाना चाहता था। 9 मई 2025 की देर रात पाकिस्तान ने दिल्ली पर अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला भी किया था। पाकिस्तान इस हमले से भारत का मनोबल तोड़ना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा लोगों का खून बहाना चाहता था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को दिल्ली पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया था। आज ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। जरा कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान की कोई मिसाइल अगर उस रात दिल्ली पहुंच जाती तो क्या होता। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में एक IRS ऑफिसर के घर में काम करने वाले 19 साल के एक लड़के ने इसी अफसर की 22 साल की बेटी की हत्या कर दी। इस लड़के को 1.5 महीने पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन एक दिन ये सुबह सुबह वापस आया और लड़की को घर में अकेला देखकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना आप सबके लिए एक खतरे की घंटी है, वो खतरा जो आपके अपने ही घर में मौजूद है और शायद आपको पता भी नहीं। इस परिवार से एक ही गलती हुई थी कि उसने नौकरी पर रखने से पहले इस लड़के का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया और वो नहीं जानते थे कि ये लड़का पहले से ही एक अपराधी प्रवृत्ति का है। इस समय पूरी दुनिया में एक बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और वो ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम अब टूटने वाला है और अमेरिका क्या एक बार फिर से ईरान पर एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। तो आज की बड़ी खबर यही है कि अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश ईरान के बहुत नजदीक पहुंच चुका है। यह इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है कि इसका वजन लगभग 1 लाख टन है और यह पूरी दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप्स में से एक है। यह वॉरशिप न्यूक्लियर एनर्जी से चलता है। इसमें 2 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और इन्हीं रिएक्टर से इस वॉरशिप को ऊर्जा मिलती है और इस वॉरशिप पर लगभग 80 फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। अमेरिका के 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड R. फोर्ड पहले से ही ईरान के बहुत नजदीक समुद्र में तैनात हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के 3 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बहुत नजदीक इस समय अरब सागर में तैनात हैं। नक्शे पर भी हम आपको उनकी लोकेशन दिखाएंगे, लेकिन देखिए ये नक्शे पर देखिए कि अमेरिका के ये जो तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये ईरान के कितने नजदीक इस समय अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि इस मानचित्र पर अरब सागर में जिस जगह पर ये वॉरशिप्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये उनकी सटीक लोकेशन नहीं है, क्योंकि कोई भी देश समुद्र में अपनी नौसेना की सटीक लोकेशन कभी नहीं बताता। वर्ष 2003 में इराक पर हमले के बाद यानी पिछले 23 वर्षों में यह पहला मौका है जब पश्चिम एशिया में अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ मौजूद हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में समुद्र में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है जिस पर फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और हजारों सैनिक तैनात होते हैं। इन तीनों वॉरशिप्स पर कुल मिलाकर लगभग 200 एयरक्राफ्ट और 15,000 नौसैनिक तैनात हैं। ये एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत है। इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात 200 एयरक्राफ्ट अगर किसी देश की सेना होते तो ये सेना ताकत के मामले में पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर होती। अब आप सोचिए, ईरान की सेना पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आती है और अमेरिका ने इन 3 एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपनी जितनी सेना और जितने फाइटर जेट्स तैनात किए हुए हैं, अगर उसी को हम एक अलग सेना मान लें
तो ये 14वें नंबर पर आएगी। यानी ये जो सेना है ये ईरान की 16वें नंबर की सेना पर, इतनी सी सेना जो भेजी है उन्होंने अमेरिका ने, ये उस पर भारी पड़ जाएगी। अमेरिका के पास इस समय 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इस मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद चीन के पास सबसे ज्यादा 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। तो सोचिए, कहां अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और कहां चीन के पास सिर्फ 3। और चीन ने पिछले वर्ष ही अपनी नौसेना में यह तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किया है। लेकिन चीन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। यानी इस मामले में चीन की नौसेना अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरती। चीन के पास कुल मिलाकर जितने एयरक्राफ्ट कैरियर की ताकत है, उतनी ताकत अमेरिका ने इस समय सिर्फ अकेले पश्चिम एशिया में ही तैनात कर रखी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे वॉरशिप्स मिलकर ईरान की नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत कर देंगे। It's a bold and dangerous mission, a gift to the world, historic, courtesy of a bold and historic president. That mission continues today in this new phase as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal, a wise deal. As part of that effort, the United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. Now, as usual, there's a lot of false information out there. I'll say this, every ship, as of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. तो अमेरिका के रक्षा मंत्री को आपने अभी सुन लिया। अमेरिका ने इतनी बड़ी संख्या में अपनी सेना को वहां तैनात किया है, अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका जानता है कि इनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वॉरशिप्स की तैनाती के साथ साथ अमेरिका ईरान पर नए हमलों की प्लानिंग भी कर रहा है। अमेरिका के एक बड़े न्यूज़ चैनल CNN के मुताबिक अगर युद्ध विराम टूट जाता है तो अमेरिका हॉर्मुज में ईरान के मिलिट्री बेसिस पर इस बार बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका की सेना इस बार डायनेमिक टारगेटिंग की रणनीति पर काम कर रही है। इसका मतलब होता है मौके के हिसाब से तेजी से लक्ष्य चुनकर उन पर हमला करना। इस रणनीति में ईरान की छोटी बोट्स और बारूदी सुरंग बिछाने वाले समुद्री जहाजों पर हमला किया जा सकता है। ऐसी बोट्स की मदद से ही ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉर्मुज के इस रास्ते को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। यानी इस बार हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है। ये जो युद्ध होगा ये हॉर्मुज को लेकर होगा। अमेरिका की एक और न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान की सेना ने हॉर्मुज में अब और ज्यादा बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने वाली छोटी बोट्स को भी तुरंत नष्ट करने के आदेश दिए थे। यानी अमेरिका के लिए इस समय ये छोटी छोटी बोट्स ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम टूट सकता है, लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम 27 अप्रैल को ही खत्म होने वाला था, जिसे अब 14 मई तक बढ़ा दिया गया है। यह सीज फायर इजराइल और लेबनान से 9,500 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन DC में हुआ है और व्हाइट हाउस में हुई इस बैठक की मध्यस्थता खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस युद्ध विराम का शायद कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि इजराइल लगातार अब भी लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह ने भी युद्ध विराम लागू होने के कुछ घंटे के बाद ही इजराइल पर हमले शुरू कर दिए।
बात करेंगे ईरान की उस ताकत की जो सिर्फ ईरान की सेना नहीं बल्कि ईरान में एक पूरा पैरेलल सिस्टम है। लोग उसे सेना समझते हैं लेकिन वो पूरा की पूरा एक सिस्टम है और इसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC। इसका नाम आपने बार बार सुना होगा, इस युद्ध में तो खास तौर पर। और यही वो ताकत है जिसने इस युद्ध में लगातार अमेरिका का डटकर मुकाबला किया है और युद्ध विराम के लिए अमेरिका को मजबूर कर दिया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि IRGC का गठन कैसे हुआ, ये कैसे बनी। वर्ष 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान की सत्ता में आयतुल्ला रुहुल्ला खोमैनी आए थे। खोमैनी की ये सत्ता थी, आपको याद होगा। उस समय सबसे बड़ा डर यह था कि ईरान की पुरानी सेना बगावत कर सकती है। ईरान की जो पुरानी सेना थी उस पर खोमैनी को विश्वास नहीं था और इसीलिए एक नई फोर्स बनाई गई जिसका नाम था IRGC। और ये फोर्स ईरान की सरकार का नहीं बल्कि सीधे सुप्रीम लीडर का आदेश मानती थी, यानी ये सुप्रीम लीडर के कहने पर चलती थी। IRGC का काम दूसरे देशों की सेनाओं की तरह देश की रक्षा करना तो था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी इसकी थी इस्लामिक सत्ता की रक्षा करना। ईरान में जो इस्लामिक सत्ता है खोमैनी की, उसकी रक्षा करने का जो जिम्मा था वो इसका था। ईरान ऐसा पहला देश नहीं है जहां पर क्रांति के बाद बनी नई सरकार की रक्षा के लिए कोई अलग सेना बनाई गई हो। वर्ष 1789 में फ्रांस में क्रांति के बाद नेशनल गार्ड्स का गठन किया गया था और फिर वर्ष 1917 में रशिया में भी ऐसी ही क्रांति हुई और उसके बाद रेड गार्ड्स की स्थापना की गई थी। किसी भी बड़ी क्रांति के बाद एक नई सेना बनाई जाती है ताकि वो नई सेना क्रांति के सिद्धांतों के मुताबिक काम करे, ना कि पुरानी सत्ता की वफादारी करे। और ईरान में अब IRGC सिर्फ एक फोर्स नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसने ईरान के पूरे सिस्टम का वो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। IRGC की सेना ईरान की पारंपरिक सेना से बिल्कुल अलग है और इसमें 1.5 लाख सैनिक हैं। IRGC की नौसेना में लगभग 20,000 सैनिक, वायुसेना में 15,000 सैनिक और बसीज पैरामिलिट्री फोर्स में लगभग 6 लाख सैनिक हैं। और कुद्स फोर्स IRGC की सबसे खास यूनिट मानी जाती है जो ईरान के बाहर काम करती है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास और यमन में हूथीज। इसका काम दूसरे देशों में अपने समर्थक ग्रुप्स को ट्रेनिंग देना, हथियार देना और उन्हें पैसा देना है। और इसी के जरिए ईरान बिना सीधे युद्ध में उतरे प्रॉक्सी वॉर लड़ता है और पूरे पश्चिम एशिया में वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। IRGC की वायुसेना ही ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को संभालती है। ईरान के पास हजारों मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। मतलब सेना, जासूसी, प्रॉक्सी वॉर और ताकतवर हथियार सबका कंट्रोल एक ही संगठन के पास है और वो है IRGC। ईरान की अपनी एक सेना भी है जिसे आर्तेश कहा जाता है, लेकिन 40 दिनों के युद्ध में आपने शायद ही ये नाम कभी सुना हो। IRGC सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि ईरान का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य भी है। एक अनुमान के मुताबिक IRGC और उसके नेटवर्क ईरान की GDP का लगभग 50% हिस्सा कंट्रोल करते हैं। इस काम में IRGC का सबसे बड़ा हथियार एक संगठन है जिसका नाम है खातम अल अनबिया। खातम अल अनबिया। इसका गठन ईरान और इराक के बीच वर्ष 1989 के युद्ध के बाद हुआ था। आज ये संगठन ईरान में हर तरह के काम कर रहा है जिसमें रेलवे, हाईवेज, डैम्स, माइनिंग और ऑयल और गैस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स शामिल हैं। इस संगठन के लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और ये ईरान की GDP का लगभग 14% बनता है। IRGC के अपने बैंक्स भी हैं और इनका नाम है अंसार बैंक और मेहर बैंक। IRGC की स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और पेट्रोकेमिकल पर के बिजनेस पर बहुत मजबूत पकड़ है। यहां तक कि तेल की तस्करी, ब्लैक मार्केट ऑपरेशंस, ये सब IRGC के इशारों पर चलता है। और IRGC ईरान का कोई भी सिस्टम बदलने नहीं देता आसानी से। यानी जब तक आपके पास IRGC की परमिशन ना हो, आप ईरान में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसे बिना टेंडर के ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। राजनीति में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है और उसका पूरा जो बिजनेस है वो इसी सिस्टम पर टिका हुआ है। और अगर ईरान की इस्लामिक सत्ता बदल गई तो IRGC का पैसा और ताकत
दोनों ही खत्म हो जाएंगे। और यही वजह है कि IRGC को स्टेट विद इन स्टेट कहा जाता है, क्योंकि उसके पास अपनी सेना है, अपना पैसा है और अपनी सत्ता है। यानी ईरान के अंदर ये एक प्रकार से अलग देश है। IRGC का असली रोल अब सिर्फ सुरक्षा करना नहीं है, देश की रक्षा करना नहीं है, बल्कि ईरान में जो इस्लामिक सत्ता है उसकी रक्षा करना भी है, क्योंकि अगर ये सत्ता बचेगी तभी IRGC भी बचेगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की सेना का भी लगभग यही हाल है। पाकिस्तान की जो सेना है वो सिर्फ एक सेना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर उसका इनडायरेक्टली एक पूरा कब्जा है। पाकिस्तान में भी वहाँ की जो सेना है वो वहाँ के बिजनेस और GDP में एक बहुत बड़ा हिस्सा संभालती है। और यही जो बिजनेस मॉडल है सेना का, ये ईरान में भी है। अब एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने हम लेकर आए हैं, और ये है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आज हम पहलगाम में जो पाकिस्तान ने हमला किया था उसे भी याद करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान उस समय इतना बौखला चुका था कि वो भारत की राजधानी दिल्ली को अपना निशाना बनाना चाहता था। ये बहुत बड़ी बात है। 9 मई 2025 की देर रात जब दिल्ली में लगभग 2 करोड़ लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब पाकिस्तान दिल्ली पर सबसे बड़ा हमला करना चाहता था। पाकिस्तान ने दिल्ली पर अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर भी की थी, और ये पाकिस्तान की फतह या फिर शाहीन 2 मिसाइल हो सकती है। फतह मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो लगभग 300 किलोमीटर तक हमला करती है, जबकि शाहीन 2 एक मीडियम रेंज की मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इस तरह की मिसाइल से दिल्ली पर हमला करके पाकिस्तान 3 काम करना चाहता था। पहला, भारत के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता था, क्योंकि भारत जैसे देश की राजधानी पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल से हमला हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। इससे लोग दहशत में आ जाते और यह भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती। दूसरा, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना। अगर यह हमला हो जाता तो हमारे अपने ही देश के विपक्षी नेता, हमारे अपने ही देश के कुछ और मुट्ठी भर लोग सरकार और भारतीय सेना पर यह आरोप लगाने लगते कि वो दिल्ली की रक्षा नहीं कर पाए। और तीसरा, दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को दिल्ली पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिरसा में इस पाकिस्तानी मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की सीमा से सिरसा की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है, और उस समय सिरसा में भारतीय वायुसेना की 45th विंग तैनात थी। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट है, और इस यूनिट के कमांडर थे भारतीय वायुसेना के एयर कॉमोडोर रोहित कपिल। और इस टीम ने बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया, और दिल्ली को सबसे बड़े हमले से बचा लिया। अगले दिन सुबह इस पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े सिरसा में मिले थे, जो इस बात का सबूत है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के इन इरादों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराना असाधारण नेतृत्व और बहुत तेजी से लिए गए फैसले को दिखाता है। अगर तब 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद ये मिसाइल दिल्ली के और नजदीक पहुंच जाती, और इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर कॉमोडोर रोहित कपिल को पिछले साल युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। अब आपको इस बराक 8 मिसाइल के बारे में बताते हैं। इसका निर्माण भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर किया है। ये एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक किसी फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को नष्ट कर सकता है। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर ये मिसाइल, पाकिस्तानी मिसाइल, दिल्ली पर गिर जाती तो क्या हो सकता था। अगर आज आप कल्पना भी करेंगे तो शायद आप डर जाएंगे। अगर ये मिसाइल दिल्ली तक पहुंच जाती तो जान माल का तो नुकसान होता ही, लेकिन मनोबल का भी बड़ा नुकसान होता। 2 पॉइंट्स में आप ये समझिए कि पाकिस्तान का दिल्ली पर हमला करने का मतलब क्या है। पहला, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत परेशान होकर, निराशा में, क्रोध में आकर यह फैसला लिया होगा। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, जबकि भारत जैसे जिम्मेदार देश ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी या फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर हमला नहीं किया। हमने इस्लामाबाद को छुआ तक नहीं।
हमने पूरी कोशिश की कि हम पाकिस्तान की जहां पर सिविलियन आबादी है वहां पर हमला ना करें, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने सीधे दिल्ली पर ही हमला करने के बारे में सोचा, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। दूसरा, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहां भारत के प्रधानमंत्री का आवास है, यहां पर राष्ट्रपति भवन है, यहां पर संसद भवन है और बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय भी दिल्ली में है। भारत के सारे सांसद, सारे मंत्री, पूरी सरकार दिल्ली से चलती है। सारे विदेशी दूतावास भी दिल्ली में है, और ऐसे में दिल्ली पर हमला करने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने फतह और शाहीन 2 मिसाइल्स को अपने आप खुद से उनका निर्माण किया, खुद बनाया है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर मिसाइल्स चीन से उधार मांगी गई टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। पाकिस्तान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल्स बहुत सटीक हैं, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान असल में यही चाहता था कि अगर दिल्ली तक उसकी मिसाइल पहुंच गई, दिल्ली पर अगर उसने हमला कर दिया, तो इससे भारत का मनोबल बहुत टूटेगा, भारत की सेना का मनोबल बहुत टूटेगा, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, दुष्प्रचार में तो वो माहिर है ही, वो पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि देखिए हम भारत में दिल्ली तक पहुंच गए। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, और बहुत सारे लोगों की जान जाती वो तो है ही। हम सबसे पहले आपको आज पहलगाम हमले के उन 4 गुनाहगारों के बारे में बताएंगे जो इस हमले के जिम्मेदार हैं। ये वो लोग हैं जो भारत के सबसे बड़े गुनाहगार हैं। पहला नाम है साजिद जट। ये लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी है और पाकिस्तान के लाहौर के पास कसूर शहर का रहने वाला है, और यही पहलगाम में हमला करने वाले तीनों आतंकवादियों का हैंडलर भी था और इस हमले का मास्टरमाइंड भी है। और इस समय ये आतंकवादी पाकिस्तान में कहीं छिपकर बैठा हुआ है। ये उसकी तस्वीर है, पहली बार आज हम आपको उसकी ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये है साजिद जट, और ये भारत का सबसे बड़ा गुनहगार है। और जब तक ये भारत के हाथ में नहीं आएगा, जब तक उन परिवारों को इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये भारत के हाथ में नहीं आता। दूसरे नंबर पर है फैजल जट। ये भी लश्कर तैयबा का आतंकवादी है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद के का रहने वाला है। फैजल जट। तीसरा नाम है हबीब ताहिर। यह भी लश्कर तैयबा का ही आतंकवादी है और यह पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट शहर का रहने वाला है। और चौथा है हमजा अफगानी। यह भी लश्कर तैयबा और रेजिस्टेंस फोर्स का आतंकवादी है और यह भी पाकिस्तान का ही एक नागरिक है। इन तीनों आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सेना ने श्रीनगर के पास दाचीगाम इलाके में पिछले साल ही 28 जुलाई को मार गिराया था। अब ये इस दुनिया में नहीं है, इन्हें इंसाफ दिया जा चुका है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी करके ये बताया है कि इस ऑपरेशन में क्या क्या हुआ। देखिए, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं उन्होंने क्या बताया है। आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए। इसमें बताया गया है कि 300 स्क्वायर किलोमीटर, 300 वर्ग किलोमीटर का जो इलाका है उसे स्कैन किया गया। उस पूरे इलाके की जांच की गई, छानबीन की गई। और सोचिए 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका कितना बड़ा है इन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए। और इसमें 93 दिनों तक इन आतंकवादियों का पीछा करके इन्हें ढूंढा गया, इनकी लोकेशन को ट्रैक किया गया और बाद में फिर इनका एनकाउंटर किया गया। 93 डेज। और इसमें आप ये देखिए, एक और में आप देखिए जहां पर 03 ये जो लिखा हुआ है, ये हैं वो आतंकवादी जो मारे गए हैं। तो 300 वर्ग किलोमीटर का इलाका छान मारा गया, 93 दिनों तक ये ऑपरेशन चला और फिर ये 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम पर हमला किया था, ये मारे गए। इस मामले की जांच के दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर के 2 लोकल लोगों को भी गिरफ्तार किया है। यह जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। इसमें पहला नाम है बशीर अहमद जोथाड़ और दूसरा है परवेज अहमद। और ये दोनों ही पहलगाम के रहने वाले हैं और यहां पर इस इलाके में पर्यटकों के लिए ये घोड़े चलाते हैं, यानी ये दोनों घोड़े वाले हैं।
और आपने देखा होगा जो लोग पहलगाम गए हैं या आसपास के इलाकों में गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे घोड़े वाले होते हैं। वो पर्यटकों को घोड़े पर बैठा कर ले जाते हैं। पोनी ऑपरेटर्स उन्हें अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये पोनी वाले जो हैं, और ये दोनों लोग यही काम करते थे। अब आपको बताते हैं कि पहलगाम हमले की ये जो जांच है ये कैसे अपने आप में अनोखी है। ये हाल का ऐसा पहला मामला है जिसमें सबसे हाईटेक तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई। जांच के दौरान सीबीआई की मदद से घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई। इस टेक्नोलॉजी में कैमरा और ड्रोन से डेटा लेकर किसी भी जगह का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। इसमें हर छोटी छोटी चीज भी स्पष्ट दिखाई देती है। जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल किसी क्राइम सीन को अच्छे से समझने के लिए करती हैं और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ठीक आप उसी स्थान पर खड़े हैं। इसके अलावा इनकी पहचान करने के लिए सबसे सटीक वैज्ञानिक जांच डीएनए मैचिंग का इस्तेमाल किया गया। डीएनए मैचिंग में दो लोगों के डीएनए को मिलाकर यह देखा जाता है कि वो एक जैसे हैं या नहीं, और पूरी दुनिया के हर इंसान का डीएनए अलग अलग होता है। बैलिस्टिक फॉरेंसिक एनालिसिस की मदद से यह पता चला कि पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियार और एनकाउंटर के बाद इन तीनों आतंकवादियों के पास जो हथियार मिले वो एक ही हैं, और डिजिटल फॉरेंसिक से आतंकवादियों के मोबाइल फोन की जांच की गई और फिर पुराने हमलों से इन आतंकवादियों के कनेक्शन का पता चला। एनआईए ने कुल 1113 लोगों की जांच की, 1113 लोगों से पूछताछ की। सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टिगेशन था। इसमें पहलगाम के पास डोक में रहने वाले 543 लोगों से पूछताछ हुई। डोक जो है ये पहाड़ों पर बसी एक ऐसी बस्तियां होती हैं जिसमें अक्सर चरवाहे रहते हैं। 117 पोनी यानी घोड़े चलाने वालों से पूछताछ की गई। 69 दूसरे पशुओं के मालिक से पूछताछ हुई। 42 फोटोग्राफर से पूछताछ हुई। 52 ढाबे वाले, भेलपूरी वाले और चाय स्टॉल चलाने वाले लोगों से पूछताछ हुई जो आसपास ये खाने पीने का सामान बेचते थे। 36 टिकट काउंटर और जिप लाइन वाले जो लोग थे उनसे बात हुई। 54 अन्य लोगों से पूछताछ की गई। 25 टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ हुई। 23 दूसरे जिलों के जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ हुई। 19 दुकान मालिक जो थे आसपास के उनसे पूछताछ हुई और 31 ऐसे लोगों से पूछताछ हुई जो आसपास शॉल बेचने के लिए, जो शॉल हॉकर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं शॉल बेचने के लिए कि कश्मीरी शॉल आप ले लीजिए, उनसे भी पूछताछ हुई। ये पूरा ब्रेकअप है। यानी जांच एजेंसियों ने सिर्फ संदिग्ध लोगों की नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति से बात की, उससे पूछताछ की जो घटना के समय उस इलाके में मौजूद था या जिसके पास जरा सी भी कोई जानकारी हो सकती थी। अब सोचिए आप, 1113 लोग इस जांच में शामिल थे। इतने हजारों की संख्या में लोगों से पूछताछ हुई। अब आपको पहलगाम हमले में लालच और लोकल सपोर्ट की कहानी सुनाते हैं जिन्हें सुनकर आपका दिल टूट जाएगा। अगर पहलगाम में ही रहने वाले मामा भांजे की एक जोड़ी चाहती तो यह हमला टल सकता था, लेकिन इन्होंने 3000 रुपए लेकर, मात्र 3000 रुपए के लालच में भारत के साथ गद्दारी की और देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। इन दोनों के नाम है बशीर अहमद जोथाड़ और परवेज अहमद। 3 आतंकवादियों के बाद ये 2 लोग भी आरोपी हैं। पहलगाम हमले से ठीक एक दिन पहले यानी 21 अप्रैल को बशीर अहमद ने ही सबसे पहले जंगलों में छिपे 3 आतंकवादियों को देखा था। इन आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि वो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए और उनके खाने पीने का इंतजाम करे। आतंकवादियों ने बशीर से कहा कि ये सब काम उसे अल्लाह के नाम पर करना चाहिए, कश्मीर की आज़ादी के नाम पर करना चाहिए और भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर पर उसके लिए करना चाहिए, उसका बदला लेने के लिए करना चाहिए। बशीर ने खुद अपने बयान में स्वीकार किया कि उसे समझ में आ गया था कि ये तीनों आतंकवादी हैं और इनकी बातचीत के लहजे में पंजाबी अंदाज था और वो अंदाज था जो पाकिस्तान के लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, और वो तभी समझ गया था कि ये लोकल कश्मीरी नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानी है। इसके बाद बशीर इन तीनों आतंकवादियों को लेकर परवेज अहमद के घर ले गया। परवेज ने इन आतंकवादियों को हथियार छिपाने में मदद की और परवेज की पत्नी ने इन आतंकवादियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। इसके बदले में आतंकवादियों ने परवेज को 3000 रुपए दिए। तीनों आतंकवादी लगभग 5 घंटे तक परवेज के घर पर रहे और इनके साथ बशीर भी मौजूद था। और उस रात यानी हमले से ठीक एक रात पहले रात करीब 10 बजे तीनों आतंकवादी एक एक करके वहां से निकल गए। बशीर ने यह भी कबूल किया कि आतंकवादी खाना खाते समय अमरनाथ यात्रा, भारतीय सुरक्षा बलों के कैंप्स और उनकी मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। अगर बशीर और परवेज अहमद चाहते तो इसकी जानकारी उसी समय पुलिस और भारतीय सेना को दे सकते थे और
पहलगाम का हमला टल सकता था, लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया और आतंकवादियों की सूचना देने की बजाय ये उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। भारत से विश्वासघात का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। फिल्म धुरंधर का एक डायलॉग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और अगर ये दोनों मामा और भांजे चाहते तो 26 लोगों को हम बचा सकते थे। अब आगे की कहानी सुनिए। बशीर अहमद और परवेज अहमद के घर से निकलने के बाद अगली सुबह ये तीनों आतंकवादी बैसरन पहुंच गए, यानी जहां पर ये घटना घटी उस स्थान पर पहुंच गए। इनके पास AK-47 और M4 कार्बाइन जैसे हथियार थे और एक आतंकवादी ने अपने सिर पर GoPro कैमरा भी लगाया हुआ था, यानी उसकी मंशा यह रही होगी कि वो उस पूरे हमले को रिकॉर्ड करे। आतंकवादियों ने इस जगह पर मौजूद पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, फिर उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसके ठीक सिर में गोली मार दी। तीनों आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां से फायरिंग करके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की हत्या कर सके और इस पूरे इलाके को उन्होंने एक किल जोन बना दिया था। और जिन लोगों को जिंदा छोड़ दिया उन्हें आतंकवादियों ने कहा कि जाकर मोदी को कह देना, मोदी को बोल देना। जो महिलाओं को छोड़ दिया, उनके पतियों को तो मार दिया, महिलाओं को जब छोड़ा तो कहा वापस जाकर मोदी को कह देना, यानी हमला करके सीधे भारत सरकार को एक संदेश दिया। जिन हथियारों से पहलगाम में हमला हुआ, इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में वर्ष 2023 से लेकर 2024 तक 4 अलग अलग आतंकी हमलों में भी हुआ था। इसका मतलब है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क बार बार उन्हीं एक ही हथियार से हमले कर रहा था। यानी ये जो AK-47 इसके पास थी, M4 कार्बाइन थी, यही बार बार इस्तेमाल हो रही थी हमलों में। और यह भी पता चला कि कुछ गोलियां मेड इन अमेरिका थी, कुछ चीन और यूरोप के देशों से में बनाई गई थी। यानी हथियारों के इंटरनेशनल नेटवर्क से इन आतंकवादियों को हथियार मिल रहे थे। आतंकवादियों से मिले डिजिटल सबूतों ने इस पूरे हमले की कड़ियों को जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मारे गए तीनों आतंकवादियों के मोबाइल फोन से फोटो, वीडियोज और मेटा डेटा मिला। मेटा डेटा से यह जानकारी मिली कि फोटो किस तारीख को किस लोकेशन पर लिए गए थे। आतंकवादियों के मोबाइल फोन और GoPro कैमरे का सीरियल नंबर और डेटा मैच करके यह पता चला कि यही कैमरा इससे पहले के हमलों में भी इस्तेमाल हुआ। कुल मिलाकर पूरी तरह प्लान करके यह हमला किया गया था और इसके मास्टरमाइंड साजिद जट ने पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान में बैठकर हैंडल किया। और कश्मीर में आतंकवादियों का एक ही नेटवर्क है जिसने बार बार हमले किए, यानी लगातार हमलों की एक सीरीज उस समय चल रही थी। और अभी मैंने आपको बताया लश्कर तैयबा का एक मैंने आपको पोस्टर दिखाया था, वो आपको मैं दोबारा दिखाता हूं। देखिए, ये लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे और द रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसके आतंकवादी थे। तो लश्कर तैयबा जो है वो बार बार अपने नाम बदलता रहता है। वो कभी किसी नाम से एक नया आतंकवादी संगठन बना लेता है, कभी किसी नाम से, लेकिन इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लश्कर तैयबा है, जो पाकिस्तान में इस समय बैठी हुई है। ये है पूरी कहानी। और इसके बाद जैसा कि हमने आपको पहले दिखाया था, 300 वर्ग किलोमीटर के इलाके को छान मारा हमारे देश की रक्षा एजेंसियों ने, हमारे देश की सेना ने, और फिर आखिरकार खोजकर जंगल से पकड़कर इन तीनों को निकाला और इन तीनों के साथ वही किया जो इनके साथ होना चाहिए था। और इनका जो चौथा हैंडलर है वो यहां आया नहीं, वरना वो भी मारा जाता। वो पाकिस्तान में बैठकर ही इनका हैंडलर बना हुआ था। पाकिस्तान में बैठकर ही वो लगातार इनसे ये हमले करवा रहा था। वो आज भी फरार है और आज भी पाकिस्तान में कहीं छिपकर वो बैठा हुआ है। ये है पूरी कहानी पहलगाम की, ताकि भारत के हर बच्चे को याद रहे, भारत के हर नागरिक को याद रहे और हमें ये कहानी कभी भी भूलनी नहीं है। जिससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तान आज भी भारत से कितनी नफरत करता है और पाकिस्तान आज भी कितने कोऑर्डिनेटेड तरीके से भारत में, जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा है। अब हम जिस खबर के बारे में आपको बता रहे हैं वो सिर्फ अपराध की खबर नहीं है, बल्कि उस खतरे की चेतावनी है जो घर के बाहर नहीं बल्कि आपके अपने घर के अंदर मौजूद है। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा और पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा। 22 अप्रैल को दिल्ली के एक पॉश इलाके में
एक 22 साल की लड़की की हत्या करके उसके घर में ही काम करने वाले राहुल मीणा नाम के एक लड़के ने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने वाला यह लड़का सिर्फ 1.5 महीने पहले तक इसी घर में काम करता था और इस लड़के की उम्र सिर्फ 19 साल है। जरा सोचकर देखिए, इस घर में लगभग 8 महीने तक काम करने वाले 19 साल के लड़के ने 22 साल की इस लड़की की मोबाइल फोन के चार्जर की केबल से गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। ऐसी भी आशंका है कि हत्या करने से पहले इस लड़के ने इस लड़की का बलात्कार किया था, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। ये लड़की बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर थी। उसने IIT से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। लड़की के पिता इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, यानी एक सीनियर IRS ऑफिसर है। 19 वर्ष के इस हत्यारे को पुलिस ने वारदात के करीब 12 घंटे के बाद दिल्ली के ही एक ओयो होटल से गिरफ्तार कर लिया। यह लड़का पहले इसी घर में काम करता था और लगभग 8 महीने तक उसने इस घर में काम किया, इस परिवार के साथ रहा, लेकिन उसे 1.5 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी कई शिकायतें आ रही थी। इस लड़के को इंटरनेट और मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम्स खेलने की बुरी आदत थी और वो आसपास के घरों में काम करने वाले दूसरे लोगों से अक्सर उधार मांगता रहता था और फिर इस पैसे को लौटाता नहीं था। इस घर में कई महीने काम करने की वजह से इस लड़के को यह पता था कि इस लड़की के माता पिता घर से बाहर कब जाते हैं और कब आते हैं, उनका पूरा टाइम टेबल क्या है, वो घर को लॉक करने के बाद चाबी कहां रख कर जाते हैं। और 22 अप्रैल को सुबह सुबह जब इस लड़की के माता पिता जिम में वर्कआउट करने के लिए घर से बाहर गए तो हर रोज की तरह वो घर को बाहर से लॉक करके चाबी एक निश्चित स्थान पर रखकर चले गए, ये सोचकर कि जब उनकी मेड आएगी तो वो यहां से चाबी लेकर दरवाजा खोलकर घर के अंदर प्रवेश कर लेगी। लेकिन उससे पहले ही ये लड़का सुबह सुबह लगभग 6:30 बजे वहां पहुंच गया और ये चाबी उठाकर उसने घर में एंट्री कर ली। पुलिस के मुताबिक जब ये लड़का घर में घुसा उस समय ये लड़की अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने सबसे पहले लड़की से पैसे मांगे और जब लड़की ने पैसा देने से इनकार किया और शोर मचाने लगी तो लड़के ने मोबाइल फोन के चार्जिंग केबल से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद ये लड़का लड़की के शव को घसीटकर उस कमरे में ले गया जहां लॉकर रखा हुआ था और फिर उसने लड़की की उंगली से फिंगरप्रिंट वाला लॉकर खोलने की कोशिश की। जब ये लॉकर नहीं खुला तो उसने एक दूसरे लॉकर को पेचकस से खोला और फिर 2.5 लाख रुपए लूट कर वहां से भाग गया। इस समय तक लड़के के कपड़ों पर खून के धब्बे लग चुके थे, इसलिए उसने सबसे पहले तुरंत अपने कपड़े बदले और फिर वहां से भाग गया। इस पूरी घटना के दौरान लड़की के साथ रेप की भी आशंका है। यह लड़का शुरू से ही अपराधी प्रवृत्ति का था और इस वारदात से सिर्फ एक दिन पहले उसने राजस्थान के अलवर में अपने ही एक जानने वाले दोस्त की पत्नी के साथ भी रेप किया था। सोचिए, पहले एक रेप किया अलवर में और फिर अगले दिन यहां आ गया, यहां उसने रेप करने की कोशिश की या किया, अभी इसकी पुष्टि नहीं है, और उसके बाद इस लड़की की हत्या कर दी। और ये देखिए, ये लड़का हत्या करके कैसे भाग रहा है, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए। कितने आराम से हत्या करने के बाद आप देखिए कितने आराम से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चलते हुए जा रहा है जैसे इसे किसी का कोई डर ही नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लड़कों को इस परिवार ने 8 महीने तक अपने घर में रखा बिना ये जाने कि उनके लिए ये लड़का कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और आखिर में उसने इस परिवार को बर्बाद कर दिया। आप में से बहुत सारे लोग भी अनजाने में यही गलती कर रहे होंगे। आपके घर में काम करने वाले डोमेस्टिक हेल्प किस मानसिक प्रवृत्ति के हैं, कितने बेईमान हैं, उनका असली चरित्र क्या है और इस समय उनके दिमाग में कौन सी विकृत विचारधारा चल रही है, विचार चल रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। इस मामले में भी इस लड़के की सिफारिश इस लड़की के पिता के दफ्तर में काम करने वाले एक कर्मचारी ने की थी। आज कोर्ट ने इस लड़के को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पूछताछ होगी इससे और उसके बाद पूरी कहानी के बारे में पता चलेगा। इस प्रकार की जो घटना है ये देश में बड़े बड़े शहरों में पहली बार नहीं हुई हैं। दिल्ली जैसे शहर में और दूसरे महानगरों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अपराध के मामले होते रहते हैं। असल में हमारे देश में पिछले 1 दशक में सामाजिक तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब देश में न्यूक्लियर फैमिलीज की संख्या बढ़ रही है, जहां पति और पत्नी दोनों ही बाहर जाकर नौकरी करते हैं, इसलिए वो जल्दबाजी और मजबूरी में बिना जांच किए डोमेस्टिक हेल्प रख लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा करके हम अनजान लोगों को अपने घर और अपने परिवार में प्रवेश दे देते हैं।
और हम ये जानते भी नहीं कि हमारे ही घर में, हमारे परिवार के बीच एक अपराधी लगातार एक मौके का इंतजार कर रहा है। आज हमारे देश में लगभग 34 करोड़ परिवार हैं और इन घरों में लगभग 3 करोड़ डोमेस्टिक हेल्प काम करते हैं। हमारे देश में डोमेस्टिक हेल्प अब एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र बन चुका है, इसलिए यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है। आज से कुछ साल पहले तक हम ऐसे लोगों को अपने घर में काम के लिए रखते थे जो हमारी जान पहचान के जरिए आते थे, परिवार में ही कोई और सिफारिश करता था, यानी भरोसे की एक पूरी चेन होती थी समाज में। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब देश में बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलग अलग पैकेजेस लोगों को बेच रहे हैं। अब आप किसी भी मेड या डोमेस्टिक हेल्प को 1 घंटे के लिए भी बुला सकते हैं। कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो मिनटों में आपका ये काम कर देंगे। आप बस एक बटन दबाइए, कॉल कीजिए और घर में काम करने वाला व्यक्ति आपके घर आ जाएगा। खतरनाक बात यह है कि इसमें 90% लोग ना तो कहीं रजिस्टर्ड हैं, ना ही उनका कोई वेरिफिकेशन हुआ है। हमारे देश में सिर्फ 99 रुपए में 1 घंटे के लिए मेड या डोमेस्टिक हेल्प आजकल मिल जाते हैं, जबकि अमेरिका में 2,800 रुपए और चीन में 650 रुपए में 1 घंटे के लिए ऐसे कर्मचारी मिलते हैं। लेकिन वो सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं और वो सारे लोग क्वालिफाइड होते हैं। आपके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो, इसके लिए आज कुछ सुझाव हम आपको देना चाहते हैं। पहला, कभी भी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को अपने घर में काम पर ना रखें। दूसरा, किसी भी एजेंसी पर आंख बंद करके कभी भरोसा ना करें। कर्मचारी या वेरिफिकेशन जो है कर्मचारी की, वो खुद आप करें और कर्मचारी का इंटरव्यू आप खुद लें सोच समझ कर। आजकल बहुत सारे लोग नकली आधार कार्ड और आईडी कार्ड लेकर भी आपके घरों में काम करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन के जरिए ही पकड़ा जा सकता है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तीसरा, अपने घर में सीसीटीवी जरूर लगाएं और सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस अपने मोबाइल फोन पर रखें। समय समय पर सीसीटीवी फुटेज चेक करें, जिससे आपको कुछ भी संदिग्ध होने का पता चल जाएगा। चौथा, हाउस हेल्प के व्यवहार पर लगातार नजर रखें, जैसे वो कब उसे गुस्सा आता है या क्या वो कुछ ज्यादा पूछताछ आपके बारे में कर रहा है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर घर में महिलाएं या छोटे बच्चे आपके पीछे से अकेले रहते हैं तो आपको डोमेस्टिक हेल्प का चुनाव और भी ज्यादा सोच समझकर करना होगा। पांचवा, घर में एक पैनिक बटन जरूर लगाकर रखिए, जिसका कनेक्शन या तो आपके पड़ोसियों के घर में हो या आपके घर के बाहर लगी किसी इमरजेंसी अलार्म के साथ होना चाहिए, ताकि आपके घर में कुछ भी ऐसी बात हो तो आप तुरंत उस पैनिक बटन को दबा सकें। यह एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा खतरा है जो बाहर से नहीं आ रहा बल्कि आपके अपने घर से आ रहा है, अपने घर में मौजूद है और इस खतरे को आप खुद ही स्वेच्छा से अपने घर में एंट्री दे रहे हैं। इसलिए समय आ गया है सावधान रहने का। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। अमेरिका में पिछले 4 वर्षों में 11 बड़े वैज्ञानिक या तो गायब हो चुके हैं या फिर संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो चुकी है। और इन सभी वैज्ञानिकों में एक बात कॉमन है कि ये न्यूक्लियर, स्पेस
या फिर अमेरिका की सुरक्षा और टेक्नोलॉजी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने सारे मामलों को सिर्फ संयोग कहा जा सकता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। इसीलिए अमेरिका की राष्ट्रीय जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI और अमेरिका की संसद मिलकर अब इस मामले की जांच कर रहे हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके वैज्ञानिक तय करते हैं और अगर वही वैज्ञानिक एक एक करके गायब होने लगे, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो खतरा सिर्फ आम लोगों पर नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य पर होता है। There are these 10 missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace. They've all gone missing or turned up dead in the last couple months. Based on what you've been briefed, what do you think is happening here, and do you think that this is connected or totally random? Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff, but we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it, but some of them were very important people, and we're going to look at it over the next short period. Is it possible that some foreign adversary is in the United States scooping these people up? Well, you know, Biden had open borders. It wasn't very hard to get here, but we've gotten many of them out. You know, we've caught many people, many very bad people, including thousands of murderers that we've taken out of our country, thousands of drug lords that we've taken out of our country, hundreds of thousands of prisoners that were let into the U.S. that we've taken out of our country. As far as the scientists are concerned, we'll probably have a pretty good answer over the next week. जिन 11 बड़े अमेरिकी वैज्ञानिकों की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से 6 की मौत हो चुकी है और 5 आज भी गायब हैं। अब आपको बताते हैं कि इस पर शक क्यों होता है। तो पहला मामला देखिए, मोनिका रेजा। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा में रॉकेट इंजन पर रिसर्च करने वाली टीम की एक प्रमुख थी, यानी अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही थी। पिछले वर्ष जून में मोनिका अपने 2 दोस्तों के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर घूमने गई और फिर वहां अचानक गायब हो गई और आज तक इनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दूसरे हैं मेजर जनरल विलियम नील। इन्होंने वैज्ञानिक मोनिका रेजा के साथ काम किया था और मोनिका के गायब होने के लगभग 8 महीने के बाद ये भी अपने घर से निकलने के बाद अचानक गायब हो गए। विलियम नील अंतरिक्ष के हथियारों से जुड़े एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तीसरे हैं एंथनी शावेज। इन्हें मई 2025 में आखिरी बार देखा गया था। लगातार तलाश करने के बाद भी आज तक इनकी कोई जानकारी नहीं मिली। वो अमेरिका की लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के पूर्व वैज्ञानिक थे और लॉस एलमोस एक ऐसी सीक्रेट हाईटेक लेबोरेटरी है जहां परमाणु हथियार, AI, साइबर और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब पर एडवांस्ड रिसर्च की जाती है। चौथे हैं एमी एस्क्रिज। ऐसा दावा किया गया कि जून 2022 में इन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, लेकिन अब तक इस केस की पूरी रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। अपनी मौत से ठीक पहले इस वैज्ञानिक ने कहा था कि मानसिक दबाव डालकर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। ये एंटी ग्रेविटी पर काम कर रहे थे और यानी एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जो गुरुत्वाकर्षण के असर को कम या फिर खत्म कर सकती है। और बाकी के 7 वैज्ञानिकों के मामले में ही बड़े अजीब दिखाई देते हैं। एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद उनके हत्यारे ने भी आत्महत्या कर ली थी और एक वैज्ञानिक का शव उनकी मौत के कई महीनों के बाद मिला था। अब आपको यह बताते हैं कि कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भी पहले भी इस प्रकार की वैज्ञानिकों की हत्याएं हो चुकी हैं। वैज्ञानिक असल में हर देश में देश के दुश्मनों के निशाने पर रहते हैं। वर्ष 1960 के दशक में इजिप्ट ने जर्मनी के वैज्ञानिकों को लाकर एक मिसाइल बनाने की कोशिश की। तब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन वैज्ञानिकों को धमकी दी और उन पर बॉम्ब से हमले की कोशिश की। बाद में जर्मनी के एक वैज्ञानिक की हत्या के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक डर गए और वो इजिप्ट छोड़कर भाग गए। वर्ष 1980 में इराक के परमाणु कार्यक्रम के एक मुख्य वैज्ञानिक की पेरिस के एक होटल में हत्या कर दी गई। उनके साथ कोई लूटपाट नहीं हुई, इसलिए शक खुफिया एजेंसियों पर ही जाता है। वर्ष 1990 में कनाडा के एक इंजीनियर जेराल्ड बुल
की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये इराक के लिए एक ऐसी तोप बना रहे थे जो 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती थी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लगभग 19 वैज्ञानिकों को वर्ष 2010 से 2025 के बीच मार दिया गया और ऐसा माना जाता है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ही इनकी हत्या की थी। इसी तरह आपको याद होगा हमारे देश में भी वर्ष 1966 में भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। बाद में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक एजेंट रॉबर्ट क्राउली ने यह कबूल किया था कि उस प्लेन में बम विस्फोट कराकर उनकी हत्या की गई। हालांकि CIA ने आधिकारिक तौर पर कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि कैसे सिर्फ कुछ वैज्ञानिक पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकते हैं? कितनी ताकत होती है इन वैज्ञानिकों के हाथ में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और अमेरिका दोनों ही परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब हिटलर के अत्याचार की वजह से कई बड़े यहूदी वैज्ञानिक जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। इन वैज्ञानिकों की मदद से ही अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका बन गया। अगर इन वैज्ञानिकों की मदद से उस जमाने में हिटलर जर्मनी में रहकर परमाणु बम बना लेता तो आज शायद जर्मनी ही दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। माता वैष्णो देवी के मंदिर के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन आज एक अलग प्रकार की खबर मैं आपको बता रहा हूं। वैष्णो देवी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिसमें कैश होता है और सोना चांदी भी होता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पास श्रद्धालुओं के चढ़ावे की लगभग 20,000 किलोग्राम चांदी इकट्ठा हो गई थी। इस समय चांदी की कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, यानी 20,000 किलोग्राम चांदी की कीमत हुई लगभग 500 करोड़ रुपए। श्राइन बोर्ड ने इस चांदी को पिघलाने के लिए एक सरकारी टकसाल में भेज दिया और 70 किलोग्राम चांदी की जो आखिरी खेप श्राइन बोर्ड ने भेजी टकसाल में, उसे पिघलाने के दौरान यह पता चला कि इसमें सिर्फ 5% चांदी ही असली है और बाकी 95% चांदी नकली और मिलावटी है। टकसाल में 70 किलोग्राम चांदी को पिघलाने पर सिर्फ 3 किलोग्राम चांदी असली निकली, यानी 500 करोड़ रुपए के बदले इस चांदी की जो कीमत है वो सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपए रह गई। चांदी में जो नकली धातु मिलाई गई थी, उस धातु का नाम है कैडमियम। असल में कैडमियम का रंग बिल्कुल चांदी जैसा ही होता है। इस समय 1 किलोग्राम कैडमियम की कीमत है 500 रुपए, यानी 500 रुपए में 1 किलोग्राम कैडमियम आपको मिल जाएगा। लेकिन चांदी की जो कीमत है वो है 1 किलोग्राम की 2.5 लाख रुपए। तो कहां 2.5 लाख रुपए और कहां 500 रुपए। इंडियन स्टैंडर्ड्स ब्यूरो के नियमों के मुताबिक लोगों के उपयोग में आने वाले सामानों में कैडमियम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये जो कैडमियम है ये बहुत जहरीली होती है, ये जहरीला पदार्थ है, इस पर बैन लगा हुआ है। वैष्णो देवी में नकली चांदी का चढ़ावा मिलने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, श्रद्धालुओं ने जानबूझकर चढ़ावे में नकली चांदी दे दी, और दूसरा, श्रद्धालु खुद भी इस बात से अनजान थे कि उन्हें बाजार में जो उन्होंने चांदी खरीदी है या दुकान से उन्होंने जो चांदी खरीदी वो पहले से ही उन्हें नकली चांदी मिल रही थी। वैष्णो देवी मंदिर के आसपास
में बहुत सारे दुकानदार बैठते हैं, बहुत सारी दुकानें हैं और वहाँ चांदी बेची जाती है। और बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं, जब वो वैष्णो देवी के मंदिर जाते हैं तो आसपास की दुकानों से चांदी के सिक्के खरीद लेते हैं। और हो सकता है कि इन श्रद्धालुओं ने वहीं से ये चांदी खरीदी हो और वहाँ पर दुकानों में उन्हें नकली चांदी दे दी गई हो। ये चांदी की बजाय कैडमियम के सिक्के उन्हें दे दिए गए हों, क्योंकि इससे पहले देश के किसी और बड़े मंदिर में नकली चांदी की ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। यानी ये पहला मामला है। आमतौर पर जब भी हमें चांदी के सिक्के या चांदी के बर्तन कहीं से मिलते हैं तब हम कभी भी उनकी शुद्धता की जांच नहीं करवाते। आमतौर पर भारतीय घरों में ऐसा ही होता है। हम चांदी के सिक्के लाते रहते हैं, चांदी के बर्तन लाते रहते हैं, चांदी का और सामान लाते रहते हैं, लेकिन उसकी जांच नहीं कराते। जबकि जब हम सोना खरीदते हैं, सोने का कोई जेवर खरीदते हैं, सिक्का खरीदते हैं, तो न जाने कितनी जगह से उसकी जांच कराते हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई सोना खरा होना चाहिए, सोना शुद्ध होना चाहिए, लेकिन चांदी के साथ ऐसा नहीं है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो चांदी खरीद रहे हैं वो नकली है, वो चांदी नहीं है बल्कि चांदी जैसा दिखने वाला कैडमियम है, जो 500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बाजार में बिक रहा है। और फिर उन्होंने उसी चांदी को लेकर माता के दरबार में चढ़ा दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा पाठ के लिए अक्सर सस्ती वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी हमारे देश में कुछ लोग हैं। जैसे हम खाने के लिए महंगा देसी घी खरीदते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए जो देसी घी इस्तेमाल होता है वो हम सस्ती क्वालिटी का घी खरीद कर इस्तेमाल कर लेते हैं। इसीलिए आपने बाज़ारों में देखा होगा कि बाज़ारों में अलग से पूजा घी आपको बेचा जाता है और उस पर लिखा होता है कि ये पूजा वाला घी है और ये खाने वाले घी से बहुत सस्ता भी होता है और ये कहा भी जाता है कि ये पूजा वाला घी है, इसे आप खा नहीं सकते। तो ये भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में जो चांदी चढ़ावे में चढ़ रही थी उसमें से ज़्यादातर चांदी नकली निकली। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।